नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। जीएस यानी जनरल स्टडीज 2025 पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का तथ्यात्मक अध्यायवार बिंदुवार संकलन इसमें दिया गया है। यानी कहने का आशय यह है जो है जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन पॉइंटर यानी सिलेक्टेड नोट्स का पॉइंटर है और इसमें पूर्वालोकन सार के अंतर्गत भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन, सामान्य भूगोल, आज इसी पर आधारित लेक्चर होगा। सामान्य भूगोल जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल होगा, इसमें सिलेक्टेड नोट्स कवर किए जाएंगे। इसके बाद सामान्य विज्ञान, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, ये सारे नोट्स इसमें निहित हैं। तो आज का लेक्चर देखें जो सामान्य भूगोल यानी कॉमन ज्योग्राफी वर्ल्ड इंडिया एंड वर्ल्ड है, यह आगामी सही प्रतियोगी परीक्षाओं दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025, जीआईसी लेक्चर भर्ती 2025 और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 के अंतर्गत जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण है कॉमन ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी शामिल है पीवाईक्यू फॉर्मेट में सिलेक्टेड नोट्स के रूप में। इस समारंभ को देख लें यानी अनुक्रमणिका को देख लें तो यहाँ पर अनुक्रमणिका दिया गया जिसके अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें निहित है। यानी इसमें पॉइंटर पूर्वालोकन सार है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का तथ्यात्मक अध्यायवार बिंदुवार संकलन है। तो भारतीय इतिहास में हम नहीं देखेंगे। आज का लेक्चर जो होगा वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी कॉमन ज्योग्राफी के अंतर्गत, यानी इसमें अनुक्रमणिका दिया गया है। अनुक्रमणिका के अंतर्गत भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, यह आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं भारत का भूगोल, यानी हम देख रहे हैं कॉमन ज्योग्राफी, उसमें इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे और इसके टॉपिक सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टॉपिक में यानी सिलेक्टेड नोट्स 2 पॉइंट भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी और इसका सामान्य परिचय यानी कॉमन इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल के अंतर्गत अब तक जो पूर्व की प्रश्नों यानी पूर्व की परीक्षाओं में यानी यूपीपीएससी की पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन देखें तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है भारत के संदर्भ में सही कथन है। तो ये सारे इसमें कथन, तो इसमें पहला देखें भारत के संदर्भ में सही कथन है, यह जो दिए गए सारे कथन इसमें सही दिए गए हैं। पहला इसमें देखें तो संसार के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। इसको जानकारी में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। तो इसमें यह ध्यान दें कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और भारत जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े देशों में देखें तो पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर यूएसए, 5वें स्थान पर ब्राज़ील है, 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, 7वें स्थान पर अपना देश भारत है और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल हमने देख लिया कि 32 लाख से ज़्यादा क्षेत्रफल है और यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% या 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीच से गुजरती है यानी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और वे 8 राज्य देखें तो सबसे पहली शुरुआत होती है गुजरात से, यानी गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इसके बाद वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 8 भारतीय राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, लगभग बीच से गुजरती है और जो अक्षांशीय विस्तार को लगभग 2 भागों में बांटती है। जबकि भारत का जो मानक समय है यानी ग्रीनविच मीन टाइम को देखें तो 82.5 डिग्री, 82.5 से 1.2 डिग्री की जो रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वही 5 राज्य कौन से हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भारतीय 5 राज्यों से 82.5 डिग्री की रेखा गुजरती है और भारत का जो समय है जीएमटी मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया और इसके संदर्भ भारत के संदर्भ में सही कथन, ये दोनों कथन सही थे। इसके बाद देखें अगला प्रश्न है भारत के बारे में सही कथन है, तो यहाँ भी इस दोनों कथन सही हैं। ये स्थलीय भाग के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है, इसको मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। और ये 82.5 डिग्री यानी 82 से 1/2 या 82 डिग्री 30 मिनट यानी 1 डिग्री का है, 1 करेगा मिनट होगा, 2 इंडिकेट करेगा सेकंड होगा। तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है, तो ये सही है। जो देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से या प्रयागराज के नैनी से गुजरता है 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा, यानी देशांतर रेखा देखें अपने भारत की जो देशांतर रेखा को भी यहाँ पर देख लें तो पूर्वी देशांतर रेखा का जो शुरुआत होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में कवर करता है। भारतीय जो है पूर्वी देशांतर के अंतर्गत है। इन दोनों में अंतर देखें तो लगभग आपका जो है वह 29 डिग्री का अंतर, यदि आप इसमें याद करने के तरीके के हिसाब से 29 डिग्री के हिसाब से इसमें 29 जोड़ देंगे तो लगभग इतना प्राप्त हो जाएगा।
वैसे जो अक्षांशीय विस्तार भारत का देख लें, तो देशांतरी विस्तार और जिसमें भारत पूरी देशांतर अक्षांशीय विस्तार को भी देख लें यहाँ पर, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी सीमा इसकी 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसमें भी आप देखेंगे तो 29 डिग्री का अंतर आएगा, यानी ये आपका पहला याद है तो इसको आप याद कर सकते हैं 29 छोड़ करके। और संपूर्ण भारत की तो मुख्य भूमि सीमा संपूर्ण भारत में 2 डिग्री और कम हो जाएगा, यानी 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी सीमा यहीं बनी रहेगी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां, इसको हमने देख लिया। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5%, यानी सेंसस 2011 के हिसाब से हमने सेंसस को देखा, पूर्व के लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि भारत में सेंसस सर्वप्रथम देखें तो 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की जाती है, जबकि नियमित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू की जाती है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। तब तक 8 जनगणनाएं, यानी आज़ादी से पूर्व 8 जनगणनाएं कराई गई थी। आज़ादी के बाद 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं और 8वीं जनगणना की घोषणा 2000 यानी जून 2025 में किया जा चुका है, जो जिसका प्रकाशन 2027 में किया जाएगा। तो जब तक 2027 का आंकड़ा नहीं आ जाता है तब तक 2011 का सेंसस ही आने वाले एग्जाम में प्रयोग किए जाएंगे। तो इसमें सेंसस 2011 के हिसाब से देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल की इतना, परंतु इसकी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या हम देखें तो 17.5% ऐसा सेंसस 2011 के हिसाब से। आधुनिक रूप से और यह बढ़ गया होगा, क्योंकि भारत की आबादी 2011 में 120 करोड़ थी और वर्तमान में 140 करोड़ से ज़्यादा हो गई। और भारत 2023 अक्टूबर 2023 में ही चाइना को लाखों में पछाड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है, यूएनओ के डाटा के हिसाब से। भारत में गाँवों की संख्या देखें तो ये 6,40,932 है सेंसस 2011 के अनुसार। ये ध्यान रखें कि सारे जो यहाँ क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद सही सुमेलन देखें तो सारे इसमें सही सुमेलित हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,000 से ज़्यादा है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी मुख्य भूमि से देखें तो 8 अंश 4 डिग्री उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, इसको हमने देख लिया। और जबकि मुख्य भूमि है, संपूर्ण भूमि करेंगे तो 2 डिग्री और घटा देंगे, 6 डिग्री से शुरू होगा। भारत का यानी संपूर्ण भूमि का मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इत्यादि को ले लेंगे, और मुख्य भूमि का मतलब कन्याकुमारी से और यह यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तरी पॉइंट तक। तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट जो इंदिरा कॉल है, और भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, और भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट देखें तो सर्किल जो गुजरात में है, और भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट देखें तो वातालु जो कि आंध्र प्रदेश में है। यानी भारत का पूर्वी और पश्चिमी में काफ़ी अंतर है। यानी कहने का से अरुणाचल प्रदेश नाम सूर्य के नाम से, अरुण का मतलब सूर्य होता है, अरुणाचल जहाँ चल कर आते हैं। सबसे पहले भारत में सूर्योदय अरुणाचल में होता है, सूर्य के उदय से उसका अरुणाचल प्रदेश पड़ा है, वहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। और यानी भारत का सबसे पूर्वी जो स्टेट है 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे पूर्वी स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिमी जो है वो गुजरात है। दोनों के समय में अंतर लगभग 2 घंटे का अंतर है। कहने का से हुआ यदि सूर्योदय आपका जब भी होगा अरुणाचल प्रदेश में, उसके 2 घंटे बाद जो होगा गुजरात में होगा। तो देख यहाँ भारत का यानी रेखांकित विस्तार देखें, यानी ये पूर्वी देशांतर में है। रेखांकित विस्तार का मतलब यहाँ पर जो हम देख रहे थे देशांतर ग्रुप में, रेखांकित का मतलब देशांतर, एक अक्षांशीय है। पूर्वी देशांतर में भारत है तो इसका विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इसमें भी 29 का अंतर है, इसमें भी 29 का अंतर है। पहला आप याद करके 29 छोड़कर दूसरा आप प्राप्त कर सकते हैं। भारत में राज्यों की संख्या यानी 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर क्यों कर रहा है? क्योंकि 31 अक्टूबर से देखें तो जम्मू कश्मीर का विभाजन करके इसे 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश बने। और उसके बाद जो दमन दीव और जो है दादरा नगर हवेली का संयुक्त करके एक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हुए हैं। यानी कब तक? 31 अक्टूबर 2019 से लेकर यदि हम देखें। इसके बाद भारत के लिए सत्य कथन में देखें तो ये सारे कथन सत्य। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का प्रथम राष्ट्र 2025 है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, यानी 15,106.7 किलोमीटर। सर्वोत्तम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो इसको एक्सप्रेशन कर लिया है। चलिए दूसरी टॉपिक देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार को देख लेते हैं। इस पर भी आगे चर्चा कर लिया है, लेकिन इसमें सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से देखें। भारत विस्तृत है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है उत्तरी अक्षांश तक भारत का जो है विस्तार है। उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांश से 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर के भारत विस्तृत है, इसको याद कर सकते हैं। यानी पहला याद कर लें यदि आप मुख्य भूमिका और इसमें 29 जोड़ दें तो ये प्राप्त हो जाएगा, और इसका ये पहला याद कर लें इसमें 29 जोड़ देंगे तो लगभग ये प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखें तो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से किस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है? राजस्थान से। यानी भारत में देखें जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो भारतीय राज्यों में वो सिक्किम है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, यानी गोवा जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो है अपने भारत में वो सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश होगा, जो कि क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र में देखें तो आपका यहीं राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल में पहले स्थान, दूसरे स्थान मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान राजस्थान, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या में पहले स्थान पर है, और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है, और क्षेत्रफल में गोवा हो जाएगा। इसके बाद देखें जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर में से जिस जिले से 70 डिग्री सेल्सियस यानी 70 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा? जैसलमेर है। यानी राजस्थान के जैसलमेर से जो है 70 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। टॉपिक के अंतर्गत देखें तो भारत इन कर्क रेखा होगी। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। त्रिपुरा देखें तो 3 तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी बांग्लादेश के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक तरफ से देखें तो भारतीय राज्यों से मिलता है, जिसमें मिजोरम और आपका मिजोरम और असम है। यानी त्रिपुरा जो है 2 भारतीय राज्यों से टच करता है। एक 3 तरफ से ये जो है 3 तरफ से घिरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, और 2 राज्यों भारतीय राज्यों असम और मिजोरम से इसकी सीमा बनती है त्रिपुरा की। इसके बाद देखें तो कर्क रेखा झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय में से जिस राज्य से होकर गुजरती हुआ क्या? झारखंड है, जो कि देखें 2000 में यह बिहार से निकलकर झारखंड बना था। इन सबसे पहले 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ बना था, इसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। तो झारखंड से होकर जो है यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, यानी हम देख सकते हैं झारखंड से होकर जाती है। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा निकटतम दूरी किसकी है? तो गांधीनगर है। यानी जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है वो इन दिए गए राज्यों में निकटतम है। पूछे गए प्रश्न के कलेक्शन के हिसाब से है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर नगरों में से कर्क रेखा के निकट कौन है? कोलकाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से गुजरती है। इसके बाद देखें भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा के नाम जानते हैं भारत में। विश्व का यानी ये पृथ्वी अपनी मान लें तो यह आपका 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, जिससे भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी ये भूमि को 2 भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश की रेखा या इसको देशांतर रेखा कहते हैं। इससे ऊपर तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिण गोलार्ध होता है। इससे 23.5 डिग्री उत्तर की जो रेखा होगी उसे कर्क रेखा कहेंगे, और इससे नीचे 23.5 डिग्री की जो रेखा होगी उसे मकर रेखा कहेंगे। तो आगे देखते हैं झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। यानी कर्क रेखा से उत्तर में मणिपुर है। यानी झारखंड और मिजोरम और त्रिपुरा क्या है? ये नीचे हैं। ये होने का मतलब ये है कि इनसे होकर झारखंड से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मणिपुर से नहीं गुजरती है ये कर्क रेखा, क्योंकि देखें मिजोरम के ऊपर मणिपुर है, मणिपुर के ऊपर नागालैंड है, नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश होता है। इसके बाद देखें हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तर में है। यानी सबसे उत्तर दिल्ली है, इसके बाद आपका भोपाल आएगा, इसके बाद हैदराबाद, सबसे नीचे चेन्नई होगा। इसके बाद देखें जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी शहर में से कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन है? जबलपुर है। यानी जो मध्य प्रदेश में जबलपुर है, क्योंकि मध्य प्रदेश से यह रेखा गुजरती है, हालांकि गुजरात से भी गुजरती है। उज्जैन ये भी मध्य प्रदेश से, वाराणसी से, यानी उत्तर प्रदेश की जो धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है वाराणसी से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए यह निकटतम नहीं है। माही, चंबल और नर्मदा में से जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी है। सही कथन में देखें तो यहाँ पर सही कथन सारे दिए गए हैं। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है, सही है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली कर्क रेखा की उत्तर में स्थित है। यानी भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, सही है। यानी सबसे पूर्वी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी जो आपका है वह गुजरात में है, तो इसको जोड़ने वाली रेखा इससे उत्तर हो जाएगी, नीचे होने की संभावना नहीं है। इसके बाद मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम देखें तो जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर वह है, तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है। तो थोड़ा मैथमेटिकल रूप से समझ लेते हैं। तो देखें जो समय निकालना यदि हम चाहें तो हम जानते हैं कि
पृथ्वी गोल है, तो किसी भी गोले पर जो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है, पृथ्वी की दो गतियाँ होती है, एक कोणीय गति होती है, अक्षीय गति होती है। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती हैं। एक चक्कर लगाने का मतलब 360 अंश का कोण बनाती है। समय कितना लेती है? 24 घंटे का समय लेती हैं। तो यदि हम कहें 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो यहाँ पर यदि हम मिनट के रूप में निकालना चाहें इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 1 घंटे में कितना कोण बनाएंगे? 360/24 का हम भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12×3 = 36 और ये 12×9 = 24, यानी 30, यानी 15 मिनट का, यानी 15 डिग्री पर, यानी 15 डिग्री का अंतर होने पर जो है 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। और इसको यदि हम सेकेंड में चेंज करना, मिनट में चेंज करना, यहाँ घंटा आपका हुआ, इसको मिनट में चेंज करना चाहेंगे तो 60 में हम भाग इसका कर देंगे, 60/15 कर देंगे, 15 × 4 = 60। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक देशांतर का अंतर, यानी 1 डिग्री देशांतर का अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है समय में। तो यहाँ समय कितना दिया गया? 6 घंटे का अंतर है। 6 घंटे का अंतर का मतलब भारतीय समय के हिसाब से 6 घंटे का अंतर हुआ, और 1 घंटे के अंतर पर 15 डिग्री का जो है वो अक्षांश में यानी विस्तार होता है। इसमें आप 15 का गुणा कर देंगे, कितनी डिग्री ये बन जाएगा, यानी 6 घंटा है गुणे 15, 15 × 6 = 90, यानी ये 90 डिग्री का उससे अंतर हो गया। भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री का है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट का है, और ये 90 आ गया। 90 हम जोड़ देते हैं, ये मिनट का 1 पॉइंट होगा, यानी 82.5 डिग्री 30 मिनट, और 90 हम जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 30, वैसे ही रह जाएगा 30 मिनट, और इसमें जोड़ देंगे 2, 9 × 8 = 17, तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। जैसा कि भारत के पूर्व में स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जो हैं, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जो हैं पूर्व में, वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। चलिए आगे देखते हैं, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया और सबसे पूर्वी भाग चाइना का भी ये स्थिति में आते हैं। तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के स्थानीय समय में अंतराल होगा लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। इसको हमने पहले समझ लिया था। सत्य कथन देखें तो ये कथन सारे सत्य इसमें दिए गए हैं। औरंगाबाद अब छत्रपति संभानगर, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में, इसका अब नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, का अक्षांश बड़ौदा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। सही है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती, यानी चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणावर्ती है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, भी सही है। रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद अब नर्मदापुरम, यानी होशंगाबाद का नाम क्या हो गया? अब जो है नर्मदापुरम। शहरों में से भारतीय मानक समय यानी IST देशांतर के निकटतम शहर है तो रीवा है। रीवा का मतलब देखें तो जो ये रेखा है वह प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, और जो मध्य प्रदेश का रीवा ये जो जिला है यह प्रयागराज से, यानी प्रयागराज से जो ये सीमा बनाता है रीवा, तो ये सबसे देशांतर यानी रीवा, यानी मध्य प्रदेश के ये जिले हैं, तो रीवा सबसे निकट है, यानी रीवा इसका आंसर सही हुआ। आगे इसमें देखते हैं तो यह है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 होगा, यानी पूर्वाह्न का होगा। यानी देखें तो इसमें कितना का अंतर हुआ, आप 92 यहाँ देख सकते हैं, 92 में से आप घटा लीजिए कितने मिनट का अंतर, उस हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। 92 ये हो गया, यानी इसको 91 कहेंगे और आगे इन दे देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट का 1 डिग्री होगा, यानी 91 डिग्री 60 मिनट। इसमें से हम घटा देंगे 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट घटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0, 30, और यहाँ आपका जो बचेगा 9, यानी 9 डिग्री 30 मिनट का अंतर हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक डिग्री पर मिनट के हिसाब देखें तो प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। इसमें 4 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 4 3 12 120 और 4 9 36। 120 का मतलब यदि इसको हम बदलना चाहेंगे तो 60 गुना 20 2 इसमें जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, यानी 38 मिनट। तो 10:38 इस समय हो जाएगा। आगे देखें, यदि भारतीय मानक समय या उत्तर पर मध्यमान है तो 120 डिग्री पूर्वी दिशा पर स्थानीय समय होगा। इसको निकाल सकते हैं 14:30 यानी 2:30 बजे होगा, जैसे हमने ऊपर निकाला था। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की उत्तर रेखा नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, यानी 82.5 डिग्री की जो रेखा हमने देखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उसमें महाराष्ट्र नहीं है। इसके बाद देखें नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री की रेखा गुजरती है। मिर्जापुर से प्रयागराज, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। जिस पठार पर कर्क रेखा था भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं और बघेलखंड है, यानी जिस पठार पर कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से और भारतीय मानक समय की जो 82.5 डिग्री की रेखा है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, तो बघेलखंड पर एक काटती हैं एक दूसरे को।
लेकिन में सही कथन देखें तो ये सारे कथन सही है। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और दशांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। 82.5 डिग्री, 82.5 मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना गया है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। इसके बाद भारतीय मानक समय IST एंड ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे प्लस के रूप में, यानी 5.5 घंटा आगे भारत का समय GMT से। बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है बंगलुरु है, यानी सबसे समीप देशांतर, ध्यान रखें देशांतर पे कह रहा है, सबसे निकट स्थित सबसे देशांतर, यानी भारत पूर्वी देशांतर में है। तो 82.5 डिग्री रेखा देखें तो बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे में से दिल्ली की सबसे समीप कौन सी बनेगी? तो देशांतर रेखा जब हम खींचेंगे तो ये बंगलुरु के समीप, पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप जो बंगलुरु बनेगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यदि अरुणाचल प्रदेश की तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में होगा 2 घंटे बाद होगा, लगभग 7 बजे होगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय होगा जब ग्रीनविच 0 डिग्री से दोपहर 12 बजे का समय है तो वहाँ 6 बजेगा, यानी 90 डिग्री पर हमने देख लिया था। 90 डिग्री का मतलब पूरी देशांतर भारत से 82.5 डिग्री की रेखा से देखें तो ये उससे आगे है। तो भारतीय समय जब, यानी थिम्पू भूटान का स्थानीय समय होगा जब ग्रीनविच का मतलब लंदन में होगा 0 डिग्री दोपहर बजा होगा तो वो आपका वहाँ से 6 बजा होगा, और भारत में जो होगा वो 5.5 घंटा आगे तो 5:30 बजे होगा, यानी इसका मतलब भारत से भी आधे घंटे आगे भूटान का थिम्पू होगा। दूरस्थ बिंदु को देख लें तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट बड़ा निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित कहाँ है? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बड़ा निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु देखें तो यहीं जहाँ से शुरुआत होती है इसकी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, यानी गुवाहाटी गुजरात से है। भारत का अवस्थान जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं कन्याकुमारी तमिलनाडु में, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलते हैं। इसके बाद हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु में से वह नगर जो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है लखनऊ है, यानी इन सभी राज्यों में जो सबसे पूर्व में है वो लखनऊ है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, बंगलुरु देखें तो कर्नाटक की राजधानी है, तो इसमें सबसे, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सबसे पूर्व में लखनऊ बनेगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा आधार रेखा से जितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैले हुए 12 समुद्री मील है, यानी 22.2 किलोमीटर तक है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो 3 तरह की सीमाएं बनाई जाती है समुद्र में, तो पहला क्षेत्रीय सीमा होती है, किसी भी देश की क्षेत्रीय सीमा होती है, तो भारत के संदर्भ पूछा गया 12 समुद्री मील या नॉटिकल मील तक होती है। तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमाएं क्षेत्रीय सागर जो है इसको टेरिटोरियल जोन कहते हैं, 12 समुद्री मील तक, इसमें संपूर्ण अधिकार भारत का होता है और यह लगभग 22.2 किलोमीटर। दूसरा जो होता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इसको कॉन्टिजियस जोन कहते हैं, ये समुद्री मील, यानी जस्ट इसका दुगना जो होता है वो संलग्न क्षेत्र कहलाता है, 24 मील तक नॉटिकल माइल्स तक होता है। इसमें जो भारत या संबंधित जो देश होगा, साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार उस देश को प्राप्त होता है। तीसरा इसमें देश का अनन्य क्षेत्र कहलाता है, यानी इसको बोलते हैं EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल माइल तक होता है, 200 नॉटिकल माइल समुद्री मील तक होता है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विद्यमान की छूट मिलती है उस देश को। इसमें देखते हैं सीमावर्ती देश को देख लेते हैं, यानी सीमा जो देश बनाते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से देखें तो असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में वह भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो बिहार नहीं बनाता है। अगला इसमें देखते हैं तो अगला यह आपका है कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मणिपुर की नहीं मिलती है। इसके बाद बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य देखें तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, यानी बांग्लादेश जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है। थोड़ी जानकारी ऐड कर लें तो देखें भारत के 17 राज्य, यानी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में, भारत के 17 राज्य जो हैं वो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के स्थल एवं जल दोनों सीमा से लगे राज्यों के देखें तो 3, बल्कि भारत की स्थल एवं जल दोनों सीमा से लगे जो देश हैं वो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान की सीमा जो है स्थल और जल दोनों की सीमा बनाती है। और सबसे लंबी सीमा देखें जो बनाती है वो बांग्लादेश बनाता है, और बांग्लादेश से लगने वाले जो 5 राज्य जो हैं इसमें मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और 5 राज्य जो है सबसे लंबी सीमा बनाते हैं, यानी 7 जो देश हैं वो भारत का जो है भूमि सीमा साझा करते हैं, उसमें से सबसे लंबी बांग्लादेश की है, 4096.7 किलोमीटर है, और ये 5 राज्य इसमें रहे हैं।
चीन भी देखें तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, इसकी दूसरी सबसे लंबी सीमा है। तीसरे स्थान पाकिस्तान है, ये भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और तीसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान की। इसके बाद नेपाल की चौथी सबसे लंबी सीमा है, भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद म्यांमार की सीमा देखें, म्यांमार भी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 5वीं सबसे लंबी सीमा इसकी। छठा भूटान है, यह भारत के 4 राज्यों के साथ, ध्यान रखें, भूटान भी बनाता है। यानी हम देखें यहाँ पर है तो भूटान के साथ यहाँ पर क्या है, असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, बिहार नहीं है। 4 राज्यों में एक आपका वेस्ट बंगाल है, भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो भूटान जो है छठा सबसे लंबी सीमा बनाने वाला। 7वां सबसे लंबी सीमा और आखिरी जो स्थल रूप में बनाता अफगानिस्तान है। यह देखें तो भारत के एक राज्य को स्पर्श करता है जो कि पीओके का भाग है, 106 किलोमीटर के रूप में। आगे देख लें, इसमें थोड़ा हिस्ट्री जानकारी हमने ऐड कर लिया। तो इसमें देखें सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती, मेघालय की नहीं मिलती है। भूटान को हमने देख लिया, एक बार और पूछा था, हमने देखा था कि जो है भूटान जो है वह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और छठा सबसे लंबी सीमा जो है वो भूटान की है। और भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती अरुणाचल प्रदेश। हमने देखा था कि म्यांमार जो है 5वां सबसे लंबी सीमा बनाता है और ये भारत के 4 राज्यों का स्पर्श करता है, उसमें सबसे लंबा जो अरुणाचल प्रदेश है। यानी 4 राज्य कौन कौन से भारतीय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, उसमें सबसे लंबा अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम में से वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, तो असम की नहीं है। अभी हमने देखा भारत के म्यांमार के साथ भारत के जिन राज्यों की सीमाएँ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और म्यांमार जो है यह 5वां सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ। इसमें देखें तो पाकिस्तान से सीमा बनाने में भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो पाकिस्तान हमने देखा तो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसमें पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। पहले एक ही था, अब ये जुड़ गया है। तो इस प्रकार से देखें तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात हो गए। तो इस प्रकार से आप कितने राज्य हो गए, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया है। तो 5 भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करता है। राज्य पूछेगा तो बल्कि 2 कम हो जाएंगे, इसमें 3 ही राज्य हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पूछेगा तब जाकर 5 बनेगा। पाकिस्तान को स्पर्श करने केवल राज्य पूछेगा तो 3 हो जाएगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं। नेपाल देखें तो यह भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है और इसकी सबसे लंबी सीमा के रूप में चौथी सबसे लंबी सीमा नेपाल की है। इसमें देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश को देखें तो ये 8 भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश, और 1 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी दिल्ली को स्पर्श करता है, और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा यही नेपाल के साथ बनाता है उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम भारतीय राज्यों को। नेपाल देखें तो आपका जो है ये चौथी सबसे लंबी सीमा बनाता है, भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, को हमने देख लिया था। इसकी भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है और इसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश की अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य नागालैंड है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर इसके बाद मिजोरम आता है। तो हमने देखा था कि बांग्लादेश की सीमा 5 राज्य बनाते हैं, सबसे लंबी सीमा, और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाने में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल आते हैं। इसके बाद देखें तो नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में से वह राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों साथ सीमा से मिजोरम हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई रेड क्लिप रेखा द्वारा। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान के साथ। इसमें रेड क्लिप के बारे में थोड़ी जानकारी ऐड करें तो देखें भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली, ईस्वी को सर CJ रेड क्लिप द्वारा निर्धारित की गई थी। और इसके बाद देखें तो जो आपका यहाँ ये डूरंड लाइन है, इसको देखें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होगी। यानी POK भारत का पाक अधिकृत क्षेत्र, भारत अभी भी POK को अपना अभिन्न अंग मानता है और है भी, तो लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के कब्जे में है। आने वाले भविष्य में वो भारत का अंग हो जाएगा, ऐसी संभावना बनेगी। तो ये डूरंड लाइन जो है 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। इसके बाद देखें भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण अध्यारोपित सीमा की है। इसके बाद देखें भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी, मैकमोहन रेखा है। इसके बारे में देखें तो भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914, ध्यान रखें 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा जिनकी मध्य सीमा निर्धारित करती वे हैं अरुणाचल प्रदेश, भारत एवं चीन के बीच में। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य द्वारा। ध्यान दें दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि मन्नार खाड़ी द्वारा अलग होता है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं को मिलाने वाला भारतीय राज्य कौन सा, सिक्किम है। इसके बाद देखें असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में से इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, त्रिपुरा है, इसको हमने ऊपर ही देख लिया था। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें भारत का अपने पड़ोसी देशों
चीन, बांग्लादेश, नेपाल एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? यानी यहाँ देखें आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे कम होगा लास्ट में सबसे ज़्यादा। तो इसमें इसका देखें तो ये चौथे स्थान पर नेपाल है, जो भारत की 5 राज्यों को स्पर्श करता है, इस चौथी सबसे बड़ी सीमा बनाता है और उसकी सीमा 17 से 51 किलोमीटर है। पाकिस्तान देखें तो ये तीसरे स्थान पर है और ये भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है। राज्य देखेंगे तो 3 हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखें तो 5 हो जाएगा और यह जो है 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है, ये भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है और इसकी सीमा जो है 3488 किलोमीटर है। और पहले स्थान बांग्लादेश है, ये भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, ये 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, सबसे लंबी रेखा सीमा रेखा बनाता है। इसमें कुछ नोटेड पॉइंट देखें तो यहाँ पर श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देखें तो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद देखिए सबसे लंबी देशों के साथ जो सीमा भारतीय राज्य बनाते हैं उसमें देखिए बांग्लादेश जो होता है वो पश्चिमी बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। यानी आगे हम जो देख रहे थे आप थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा देखें तो बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है, उसमें भारतीय राज्यों में सबसे लंबी सीमा वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है। चीन देखें तो ये जम्मू कश्मीर के साथ, यानी लद्दाख के बंटने से पूर्व अब लद्दाख हो जाएगा, तो लद्दाख के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है ये। बल्कि अब देखें लद्दाख के साथ न रह करके ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि 2 भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंटने के बाद इस हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाएगा चीन। पाकिस्तान देखें तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, यानी राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेपाल देखें तो बिहार के साथ, म्यांमार देखें मिजोरम भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, भूटान देखें तो असम के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ये टॉपिक जो है भौतिक विभाजन होगा, भारत के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत होगा, तो ये टॉपिक अगले लेक्चर में कवर की जाएगी। यानी इसके अंतर्गत भौतिक विभाजन के अंतर्गत ये सारे जो लेक्चर होंगे अगले टॉपिक पे भौतिक विभाजन, तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश होगा, इस पर आधारित सिलेक्टेड नोट्स होगा। भारत का पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत ये जानकारी होगी, ये सारे अगले लेक्चर में कवर किए जाएंगे सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से। इसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें दक्षिण मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग कराल का पूछ देता है, तो इस पर अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसमें सब जानकारी दी जाएगी और पर्वत और चोटियाँ भी शामिल होंगी इसमें। अगला इसमें जो होगा वह आपका ये सब जानकारी दर्रे और घाटियाँ इत्यादि भी सम्मिलित की जाएंगी। इसके अलावा इसमें देख सकते हैं हिमरेखा हिमनद भी इसमें शामिल हम करेंगे, पठार को भी शामिल करेंगे अगले लेक्चर में, घाटियाँ होंगी, दर्रे इत्यादि होंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में इस सब जो होगा सिलेक्टेड नोट्स का जो पॉइंटर्स होगा वो अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।